गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप सभी को मेरी क्लासेस पसंद आए, मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए हम आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास हमारी है, यदि कोई व्यक्ति है जो पुलिस थाने में जाकर पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी सूचना को देता है या कंप्लेंट को फाइल करता है और पुलिस अधिकारी उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार है, क्या रेमेडी है, पीड़ित व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है। अगर पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसके एफआईआर को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार कर देता है तो क्या कर सकता है, उसके पास क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को ब्रीफ में बताएंगे। और यह जानना जरूरी भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि यदि वह एफआईआर दर्ज करवाने गया है और पुलिस अधिकारी उसके एफआईआर को दर्ज नहीं करता तो वो क्या कर सकता है। इसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो लॉ का स्टूडेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, वही इसके बारे में जाने। इसके बारे में आम व्यक्तियों को भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी कोई ऐसा मैटर हो जाता है, ऐसा कोई ऑफेंस हो जाता है, उनके साथ ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, उन्हें एफआईआर पुलिस के सामने जो है अपनी सूचना को देना पड़ता है, एफआईआर को दर्ज करवाने जाना पड़ता है। तो अगर वो पुलिस अधिकारी के पास जो है एफआईआर को दर्ज करवाने जाते हैं और पुलिस अधिकारी उनके एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर देती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है। क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका एक ही सहारा होता है कि जो पुलिस है, जो स्टेट है, वो उसकी सहायता करे। इसीलिए लोग एफआईआर को दर्ज करवाने जाते हैं ताकि जो अपराधी है उसको सजा मिल सके और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसलिए जो है वो एफआईआर को दर्ज करवाने पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर जो पुलिस अधिकारी है वो एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है उसके खिलाफ। इसके बारे में आज हम आप लोगों को ब्रीफ में बताएंगे। यदि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है धारा 154 के अंतर्गत जो है एफआईआर को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार कर देता है तो धारा 154 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो सूचना दाता है उक्त सूचना को सीधे पुलिस अधीक्षक के पास जो है डाक रजिस्टर के द्वारा जो है भेज सकता है। पहले तो क्या करता है पीड़ित व्यक्ति, क्या करता है पीड़ित व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी के पास जो है एफआईआर को दर्ज करने जाता है। वो पुलिस अधिकारी के पास जाता है, अपनी एफआईआर, अपनी सूचना को देता है और एफआईआर को दर्ज करने को कहता है और पुलिस अधिकारी जो है उसके एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर देता है। वह धारा, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है पुलिस अधिकारी जो है एफआईआर को दर्ज करने से इनकार करता है। धारा 154 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है जो पुलिस अधिकारी है वो एफआईआर को दर्ज करने से इनकार करता है। हम धारा लिख देते हैं। धारा 154 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है जो पुलिस अधिकारी है वो एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर देता है। धारा 154 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है जो पुलिस अधिकारी है वो एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर देता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है
जो पीड़ित व्यक्ति है वो धारा 154 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है, जो सूचना दाता है, जिसने सूचना दिया है, जो एफआईआर को दर्ज करवाने आया था, वो उक्त सूचना को जो है सीधे जो है पुलिस अधीक्षक के पास जो है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज सकता है। वो अपनी सूचना को जो है पुलिस अधीक्षक के पास रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजता है। और यदि जो पुलिस अधीक्षक है उसको यह समाधान हो जाता है कि जो अपराध है, जो सूचना दी गई अपराध के बारे में, वह संज्ञेय अपराध का किया जाना उससे प्रकट होता है, उससे ऐसा कोई अपराध किया जाना प्रकट होता है जो संज्ञेय कोर्ट किया है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वह जो है स्वयं मामले को अन्वेषण करेगी। यदि वह स्वयं मामले का अन्वेषण नहीं करती है, वह स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, हम सेक्शन लिख देते हैं, कितने सेक्शन के अंतर्गत जो सूचना दाता है उक्त सूचना को पुलिस अधीक्षक के पास भेजेगा जब पुलिस अधिकारी जो है, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर देता है। तो ये है हमारा धारा 154 की उपधारा 3। यही है हमारी धारा 154 की उपधारा 3 के अंतर्गत सूचनादाता जो है उक्त सूचना को सीधे पुलिस अधीक्षक के पास रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा। और यदि वह स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी से जो है इन्वेस्टिगेशन करने का उसे निर्देश देगा कि वह उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं या आपके संबंधित हैं उन सबको जो है शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ सकें और इन सब जानकारियों को वो लोग प्राप्त कर सकें, ताकि उन्हें भी पता रहे अगर वो कभी एफआईआर दर्ज करवाने जाए, पुलिस अधिकारी उनके एफआईआर को दर्ज नहीं करती है तो वो आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें भी पता हो जाए। चलिए हम आगे बताते हैं कि पुलिस अधिकारी जो है जब संज्ञेय अपराध का प्रकट होता है तो मामले का स्वयं इन्वेस्टिगेशन करती है। और यदि वह मामले का स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो अपने निर्देशाधीन किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है। अगर पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक है वह भी कार्यवाही नहीं करता है, पहले तो कार्यवाही यदि पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है वो कार्यवाही नहीं करता तो हम पुलिस अधीक्षक के पास आ सकते हो आप लोग। अगर पुलिस अधीक्षक भी कार्यवाही नहीं करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास क्या उपचार है, वो कहाँ जाएगा। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत ये रही हमारी धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आवेदन करेगा। किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष। याद रखिएगा, यदि पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है वो एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। और यदि पुलिस अधीक्षक भी जो है कार्यवाही को नहीं करता है तो वो जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है आवेदन करेगा। जब मजिस्ट्रेट के पास वो आवेदन करेगा, आवेदन के साथ जो है जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो सूचना दी गई थी उसकी उसे जो है पीड़ित व्यक्ति को जो है जो निःशुल्क उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई गई थी थाने के द्वारा, उसकी कॉपी को और जो पुलिस अधीक्षक को जो है
पुलिस अधीक्षक को जो है डाक के द्वारा जो सूचना भेजी गई थी उसकी जो है डाक रसीद भी जो है उसके साथ संलग्न करनी होगी। यदि धारा 156 की उपधारा जो 3 है उसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है उसको यह सख्ती है, जो मजिस्ट्रेट है उसको यह सख्ती है, धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत उसको सख्ती दी गई है कि जो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसको FIR दर्ज करने के लिए जो है निर्देश दे सकता है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देश कौन दे सकता है? ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पुलिस अधिकारी जो FIR को दर्ज नहीं करता है, पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है वो FIR को दर्ज नहीं करता है तो उसे निर्देश देने की शक्ति किसको है? तो ये याद रखिएगा, उसे निर्देश देने की जो शक्ति है वो मजिस्ट्रेट को है। और कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट जो है निर्देश दे सकता है। हम सेक्शन लिख देते हैं। धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत किसको पावर दिया गया है? मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह FIR को दर्ज करे और उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। जब मजिस्ट्रेट जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो है निर्देश देगा तो जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वो FIR को दर्ज करेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेगा और जांच पड़ताल करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो चार्जशीट को बनाएगा। हाँ, अपनी पहली क्लास में, लाइव क्लास में आपको जो है चार्जशीट के बारे में बताया है कि चार्जशीट क्या होती है, तो आप वहां पे जाकर जो है चार्जशीट को देख सकते हैं कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो है न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। और हाँ, यदि जो पीड़ित व्यक्ति है ये सब नहीं करना चाहता है तो उसको एक और अन्य उपचार है कि वह एक और विकल्प है उनको कि वह कर सकता है। यदि जो है पीड़ित व्यक्ति जो है ये सब नहीं करना चाहता है, जो व्यथित व्यक्ति है या नहीं करना चाहता, तो उसको एक और विकल्प उपलब्ध है कि वह उस विकल्प को जो है कर सकता है। वह जो है धारा 200 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के संबद्ध जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद को दाखिल कर सकता है। अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जाकर FIR दर्ज नहीं करवाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? वो धारा 200 के अंतर्गत, हम सेक्शन लिख देते हैं। आप लोग सेक्शन याद रखिएगा कि परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष कौन से सेक्शन में किया जा सकता है। ये पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। धारा 200 परिवाद। धारा 200 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद दाखिल कर सकता है। कंप्लेंट, जिससे परिवाद जो होता है उसे कंप्लेंट हम कहते हैं। जो कंप्लेंट होता है कोई भी व्यक्ति जो है दाखिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करे। कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। तो धारा 200 के अंतर्गत जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वो मजिस्ट्रेट के संबंध जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद को दाखिल करेगा, कंप्लेंट को दाखिल करेगा। अगर जो पीड़ित व्यक्ति है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद को दाखिल करता है, कंप्लेंट को फाइल करता है और जो मजिस्ट्रेट है वो परिवाद को दर्ज नहीं करता है, वो बोलता है कि हम कंप्लेंट को फाइल नहीं करेंगे, वो कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता है, तो पीड़ित व्यक्ति अब क्या करेगा?
वो कंप्लेंट को अगर फाइल नहीं करता, जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट को फाइल नहीं करता या जो है धारा 203 के अंतर्गत जो है उसे खारिज कर देता है। जो मजिस्ट्रेट है उसे धारा 203 के अंतर्गत जो है ये अधिकार दिया गया, वो किसी भी कंप्लेंट को जो है खारिज कर सकता है। सेक्शन हम लिख देते हैं, आप लोग धारा जो है याद रखिएगा, धारा 203। धारा 203 के अंतर्गत जो है वह परिवाद को खारिज कर सकता है, कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। अगर वह मजिस्ट्रेट जो है परिवाद को, कंप्लेंट को खारिज कर देता है तो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा? तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो खारिजी के विरुद्ध, मतलब कहने का मतलब मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो है सत्र न्यायालय में जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यदि जो पीड़ित व्यक्ति है वो धारा 200 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कंप्लेंट फाइल करता है और मजिस्ट्रेट जो है धारा 203 के अंतर्गत जो है कंप्लेंट को दाखिल नहीं करता है, कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता है, उसे खारिज कर देता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सत्र न्यायालय में जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो है, किसके विरुद्ध? मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो है सत्र न्यायालय में जो है पुनरीक्षण के लिए जो है आवेदन कर सकता है। और यदि जो सत्र न्यायालय है उसके द्वारा जो है जो पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। यदि जो सत्र न्यायालय है वो भी पुनरीक्षण के आवेदन को जो है खारिज कर देता है तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा? तब भी पीड़ित व्यक्ति को एक और उपचार उपलब्ध है कि वह जो है धारा, यही उसका लास्ट उपचार है, इसके बाद उसे कोई उपचार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो धारा 482 है वो पीड़ित व्यक्ति को एक और उपचार देती है, एक और अधिकार देती है कि वह उच्च न्यायालय में जो है याचिका के माध्यम याचिका दायर कर सकता है, रिट दायर कर सकता है। धारा 4 CRPC की धारा 482 के अंतर्गत जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वो रिट दायर कर सकता है। धारा कितने हम आपको सेक्शन बता देते हैं। धारा 482 याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर कर सकता है। धारा 482 के अंतर्गत जो है वो जो है हाई कोर्ट में याचिका को दायर कर सकता है। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम क्या क्या आप लोगों को बताए आज की क्लास में। हमने बताया कि यदि कोई व्यक्ति है वो सूचना लेके ये कंप्लेंट फाइल करने जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जाता है और जो भारसाधक अधिकारी है वो FIR को दर्ज करने से मना कर देता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या उपचार है, क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकता है? तो पीड़ित व्यक्ति जो है यदि जो थाने का भारसाधक अधिकारी है जो वो धारा 154 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है FIR को दर्ज करने से, प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है धारा 154 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है जो सूचना दाता है जिसने सूचना लेके गया है, जो सूचना लेके गया है FIR को दर्ज करवाने के लिए, वो उस सूचना को लेकर जो है सीधे पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। पुलिस अधीक्षक के पास जो है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो है अपनी सूचना को भेजेगा और जो पुलिस अधीक्षक है यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी जो सूचना है वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो वह स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा। यदि वह स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो अपने किसी पुलिस अधिकारी से जो उनके निर्देशाधीन है उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश उन्हें देगा। जो धारा
और जो पुलिस अधीक्षक है यदि वो भी कार्यवाही नहीं करता है, यदि जो पुलिस अधीक्षक है जिसके पास जो है सूचनादाता जो है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो है अपनी सूचना को भेजा है, अगर वो भी जो है उसकी जो है कार्यवाही को नहीं करता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको एक अन्य उपचार और है कि वह धारा 156 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आवेदन कर सकता है। और जो मजिस्ट्रेट है वो आवेदन करने पे जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला दी गई थी, उसकी जो एक प्रति कॉपी जो है सूचनादाता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई थी, उसकी कॉपी और जो रजिस्टर्ड डाक की जो रसीद थी उसकी कॉपी भी जो है मजिस्ट्रेट को जो है एफआईआर के साथ जो है संलग्न करनी पड़ेगी। और धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है उसको यह शक्ति दी गई या पावर दिया गया है कि वह जो भारसाधक अधिकारी है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उसको निर्देश दे सकता है कि वह जो है एफआईआर को दर्ज करे। और पीड़ित व्यक्ति को जो है एक अन्य उपचार और भी उपलब्ध है, यदि पीड़ित व्यक्ति ये सब नहीं करना चाहता है तो वो धारा 200 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। यदि जो मजिस्ट्रेट है वो धारा 203 के अंतर्गत जो है परिवाद को कंप्लेंट को खारिज कर देता है, दर्ज नहीं करता है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, तो पीड़ित व्यक्ति जो है पीड़ित व्यक्ति जो है खारिजी के विरुद्ध या जो है कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो है सत्र न्यायालय में जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। और जब वो पुनरीक्षण के लिए आवेदन करता है सत्र न्यायालय, या तो उसके पुनरीक्षण के आवेदन पर जो है कार्यवाही को करेगा। अगर वह जो है जो सत्र न्यायालय है पुनरीक्षण के आवेदन को जो है खारिज कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति को एक अन्य उपचार और भी है कि वह पीड़ित व्यक्ति जो है धारा 482 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में जो है रिट दायर कर सकता है। आपके ये रहे अधिकार। आप ऐसे अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी आपके एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो आप ये सब कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को बता दें जो प्री मेंस में पूछे जाते हैं, हमेशा मेंस में ये सवाल कई बार आया है कि क्या टेलीफोन के द्वारा दी गई जो सूचना होती है वो एफआईआर में दर्ज की जा सकती, क्या वो एफआईआर माना जाता है, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाता है। तो बहुत सारे केसेस आए जिसमें ये कहा गया जो टेलीफोन के द्वारा सूचना दी जाती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें ये कहा गया कि जो टेलीफोन के द्वारा सूचना दी जाती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। तो हम केसेस के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। शोभाबाई वर्सेस गुजरात राज्य का केस आया था, शोभाबाई वर्सेस गुजरात राज्य। शोभाबाई वर्सेस गुजरात राज्य का केस आया था जिसमें जो उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि थाने का जो भारसाधक अधिकारी है को संज्ञेय अपराध से घटित होने के संबंध में कोई सूचना दी जाती है और सूचनादाता की पहचान कर ली जाती है। यदि कोई पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई सूचना दी जाती है, टेलीफोन करके कोई सूचना दी जाती है और जो व्यक्ति सूचना देता है सूचनादाता की पहचान कर ली जाती है कि वह कौन है, उसका निवास स्थान कहाँ है, तब टेलीफोन के द्वारा जो दी गई सूचना होती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाती है। शोभाबाई वर्सेस गुजरात राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया यदि कोई व्यक्ति है जो सूचना देता है, टेलीफोन के द्वारा जो है कोई सूचना देता है और उसके सूचना से उसके निवास नाम और निवास स्थान का पता चल जाता है कि वह कौन है, उसका निवास स्थान कहाँ है, तो उसके द्वारा दी गई, टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में माना जाएगा। और उसके बाद एक केस आया था तपिंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो 1970 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। हम केस का नाम लिख देते हैं।
ये है हमारा केस। तपिंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में क्या कहा गया था, हम आप लोगों को समझाते हैं। के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां घटित होने के संबंध में टेलीफोन द्वारा सूचना दी जाती है और सूचनादाता की पहचान नहीं की जा पाती है। अगर किसी सूचनादाता ने कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा दिया और उसकी पहचान नहीं की जा सकती है, उसकी पहचान नहीं हो पाई, उसने कुछ तो बताया और उसका निवास स्थान, उसका नाम, यह चीज जो है टेलीफोन के द्वारा जो है नहीं पता कर पाए, तब तक फोन कट गया। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सूचनादाता के नाम और निवास स्थान का पता नहीं हो पाया है तो यह जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यही रहे हमारे तपिंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही अपना निर्णय दिया था, क्योंकि इसमें जो सूचनादाता था उसके नाम और निवास स्थान का पता नहीं हो पाया था कि वह कहाँ का निवासी है, उसका नाम क्या है, इसलिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं माना गया। और जो हमारा शोभा भाई वर्सेस गुजरात राज्य का केस आया था, इसमें जो सूचनादाता था उसके नाम और निवास स्थान का दोनों का पता चल पाया था टेलीफोन के द्वारा, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में रखा कि यह एक प्रथम सूचना रिपोर्ट है। इससे एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है और पुलिस अपनी कार्रवाई को प्रारंभ कर सकती है। तो ये रहे आज की हमारी क्लासेस। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम डेली की क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवा सकें। आप लोगों का धन्यवाद।